नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ आप सब सही होंगे। जीएस ओनली चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक का डिस्कशन कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे चैप्टर 5, जिसमें हम मगध एम्पायर के बारे में देखेंगे कि मगध एम्पायर कैसे राइज हुआ और 16 जनपद क्या थे। और उसके बाद हम देखेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन और सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, बैटल ऑफ हिदापास, राइट, जो पुरु और अलेक्जेंडर के बीच हुई थी। सो आप सबका जीएस ओनली चैनल में तहे दिल से फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो चलो दोस्तों, चाणक्य जी को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बेसिकली शुरुआत करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से लेके। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आप सबको आई होप पता ही होगा कि वो काम बन रहा है। अगर नहीं पता है तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन रहा है हैदराबाद में, और वो बेसिकली डेडिकेटेड है वैष्णविक संत जो भगवान जिसे हम बोलते हैं भगवत रामानुजा, राइट, जो जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का इन्वेंशन किया था। उसकी जो वेदांता की जो सब स्कूल है विशिष्ट द्वैतवाद, उसका इन्वेंशन किसने किया था? रामानुजा ने। और हाँ, उनका जो एक स्टैचू बन रहा है, वो स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और वो स्टैचू कहाँ पे बन रहा है? हैदराबाद में। ओके, सो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर 5 के डिस्कशन में। सो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे महाजनपद से। आप लोगों को पता ही होगा कि 16 महाजनपद थे उस वक्त, और उसका जो साल है, उसका जो पीरियड है, वो बेसिकली 600 BC से लेके 300 BC तक का उसका टाइम पीरियड है। और जो 16 जनपद थे उसके लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा जनपद था, कंबोज जैसे जो सबसे नॉर्थ में महाजनपद था। सबसे साउथ में कौन सा जनपद था? तो अस्मा का था। सबसे ईस्ट में कौन सा था? तो अवंती था। सबसे वेस्ट में कौन सा था? तो अवंती था। सबसे ईस्ट में कौन सा था? तो अंग था, राइट। सो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये जो महाजनपद है वो भी पूछ लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि वो महाजनपद का कैपिटल कौन सा था, राइट, वो कौन सी रिवर के करीब था। सो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम सारे जनपद देख लेते हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में हम आगे जो जो जनपद में जाना है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन 16 जनपद के बारे में हम बेसिक जान लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे अस्मा का, जो सबसे साउथर्न मोस्ट हमारा वहाँ जनपद था, राइट। सो वो गोदावरी रिवर के किनारे पे बसा हुआ जनपद था और उसका जो कैपिटल था वो प्रतिष्ठान था। ओके। सेकंड वहाँ जनपद जो है वो काशी था, बनारस जिसका कैपिटल था, जो आज वाराणसी भी है, राइट। और उसमें जो फेमस एक किंग थे उनका नाम था बृहद था। ओके, और वो गंगा रिवर के करीब था। नेक्स्ट दोस्तों, कोशला, जिन्हें हम अवध्या भी बोलते हैं और कौशल भी बोलते हैं, राइट, उसका कैपिटल था श्रवस्ती। और आज मॉडर्न अवध जिसे बोलते हैं अवध एरिया, राइट, उसमें एक किंग थे प्रसन्नजीत। ओके, सो कोशला की बहुत ही बड़ा एम्पायर था उस वक्त का, और उसमें जो एक किंग थे प्रसन्नजीत, हम आगे इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो फोर्थ नंबर का महाजनपद है वो है अंग, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट है और आज बिहार और यूपी एरिया में उसका पार्ट पड़ता है। और वो उसका जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है और अथर्ववेद में भी मिलता है। आपने महाभारत में सुना ही होगा कि दुर्योधन अपने दोस्त कर्ण थे उसको अंगराज का राजा बनाते हैं, राइट। तो बस यही वो अंग प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं सीधे मगध पे, और मगध का जो कैपिटल था उस वक्त था वो गिरिव्रजा और राजगृहा, और उसके बाद बना पाटलिपुत्रा। और वो बेसिकली गैंगटिक वैली और पाटलिपुत्र जो था वो सोन रिवर के किनारे पे बसा था। नेक्स्ट हम सीधे चले जाएंगे वृजी पे, और वृजी का कैपिटल था वैशाली, जहाँ पे लिच्छवी और जंत्रिका और मल्ला ये 3 तरह की ट्राइब्स रहती थी। ये 3 तरह की ट्राइब्स का नाम याद रखना ज़रूरी है कि ये 3 तरह की ट्राइब्स कौन से एरिया में बसती थी। तो वो लिच्छवी, जंत्रिका और मल्ला, ये 3 तरह की जो ट्राइब्स हैं वो वैशाली में बसती थी, वृजी में बसती थी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मल्ला, जिसका कैपिटल था कुशीनरा और जिसका जिक्र हमें मिलता है बुद्ध और जैन ट्रेडिशन में। नेक्स्ट हम जाएंगे चेदी पे। आपने चेदी नरेश शिशुपाल का नाम सुना होगा, राइट। सो उनका कैपिटल था सोथीवती। नेक्स्ट हम जाएंगे सूरसेना, मथुरा, जो जिसका कैपिटल था मथुरा। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे कुरु,
जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। ये यही कुरु है दोस्तों जो हमने सुना था महाभारत में, जिसमें पूरा महाभारत जिसके आसपास गढ़ा है वही इंद्रप्रस्थ है। ओके, नेक्स्ट हम 11 पे जाएंगे, पांचाल, जिसका कैपिटल था काम्पिल्य। राइट, आपने सुना ही होगा कि काम्पिल्य से संदेश आ गया है, या अगर आपने पुरानी महाभारत देखी है तो आपने यही सुना होगा कि पांचाल नरेश। राइट, सो हम आगे देखेंगे मत्स्य, जिसमें आपने मत्स्य नरेश का भी नाम सुना होगा। बस यही है जो विराटनगर, जिसका कैपिटल था, विराटनगर से संदेश आ गया है। ओके, सो ये मॉडर्न जयपुर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वत्स, जो बहुत ही बड़ा किंगडम था दोस्तों, और उसमें ये यमुना रिवर के करीब वो बसा हुआ है। उसका कैपिटल था कौशाम्बी। ओके, और उसमें एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था उड्डयना, बहुत ही फेमस राजा था दोस्तों। और नेक्स्ट हम देखेंगे अवंती, जिसका कैपिटल था उज्जैन। ओके, और उसमें ये किंग थे, किंग प्रद्योता, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। अवंती आज का हमारा मध्य प्रदेश का, कंप्लीटली मध्य प्रदेश में कवर होता है दोस्तों। बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ा महाजनपद था ये। नेक्स्ट हम जाएंगे सीधे गांधार पे, जो इसमें हमारी एक बहुत ही बड़ी तक्षशिला यूनिवर्सिटी बसती थी, और जिसके आचार्य हुआ करते थे श्री चाणक्य, जो आगे वाले एक दो लेक्चर के हीरो होने वाले हैं दोस्तों। ओके, और हमें गांधार के बारे में जिक्र मिलता है अथर्ववेद में। और लास्ट जो महाजनपद है वो है कंबोज, जिसका कैपिटल है पुंछ। आपने कभी कभी न्यूज़ में रिसेंटली पढ़ा भी होगा कि पुंछ के इलाकों में टेररिस्ट का हमला हुआ या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई। राइट, ये यही पुंछ है दोस्तों, जो उस वक्त कंबोज जो स्टेट है, जो जनपद है, महाजनपद है, उसका कैपिटल हुआ करता था। सो आशा करता हूँ आप सबको स्वाल्य जनपद के बारे में बेसिक्स पता चल गया होगा। बस जब आप तैयारी करते हैं तो एक नज़रिया ये भी रखना कि नॉर्थ टू साउथ हमें देखना है, ईस्ट टू वेस्ट देखना है, कैपिटल्स देखना है, रिवर्स देखना है। राइट, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हिस्टोरिकल अप्रोच। राइट, सो 16 जनपद के यही तरीके हम आगे जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा ही कि कैसे याद रखते हैं, लेकिन अभी तो हम थियोरेटिकल डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो हमारे पास 4 मेन महाजनपद बचे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। इसमें सबसे पहले आता है वत्स, उसके बाद आता है अवंती, उसके बाद आता है कोशला, और उसके बाद आता है दोस्तों मगध। अब आप देखिए कि सबसे पहले जो वत्स था, राइट, जो कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ था, यमुना रिवर के किनारे पे बसा था। उसका कैपिटल था कौशाम्बी। ओके, याद रखने के लिए आप वीके याद रख सकते हो। ओके, सो कौशाम्बी उसका कैपिटल था वत्स का, और उसमें एक किंग था उदयना। ओके, उनके डेथ के बाद जो वत्स था वो अवंती में बिड़ गया था, अवंती में जुड़ गया था। ओके, क्योंकि जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे उसके बेस पे अवंती जो है उसमें वत्स की एंट्री हो गई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखते हैं अवंती दोस्तों, वो भी बहुत ही बड़ा जनपद हुआ करता था, और उसका जो कैपिटल है मैंने बताया उज्जैन, और उनके एक किंग हुआ करते थे प्रद्योता। अब प्रद्योता जो थे उनकी जो वाइफ थी वासवदत्ता, वो किसकी डॉटर थी, वो डॉटर ऑफ दी उद्यना, मतलब जो मैंने आपको बताया ना मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ करते थे वत्स के साथ। और वत्स में जो उनकी डॉटर थी, वत्स के जो किंग थे उद्यन, उनकी जो डॉटर थी वासवदत्ता, उनकी शादी जो अवंती के जो राजा थे प्रद्योता उनके साथ हुई थी दोस्तों। और ये जो प्रद्योता थे वो उन्होंने पहले बुद्धिज़्म भी फॉलो किया था। राइट, और बाद में क्या हुआ दोस्तों, उनकी जो डेथ हो गई, प्रद्योता की डेथ हो गई, उनके बाद जो उनके सक्सेसर थे वो बहुत ही वीक थे, और बाद में उसका मिश्रण किसके साथ हो गया था, मगध के साथ। नेक्स्ट जो बड़ा है वो है कोशला, जिसे हम बोलते हैं अयोध्या, हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि। राइट, तो उनके जो किंग थे वो प्रसन्नजीत थे, और उनकी जो शादी हुई थी दोस्तों वो बिंबिसारा की डॉटर के साथ हुई थी, मतलब जो मगध के राजा थे। ओके, जो मगध के उस वक्त के राजा थे बिंबिसारा, जो हरियंका डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। राइट, उनके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो बिंबिसारा जो थे उनकी डॉटर के साथ उनकी शादी हुई थी प्रसन्नजीत की, और जो बिंबिसारा थे उनकी शादी हुई थी प्रसन्नजीत की सिस्टर से। ओके, सो जैसे ही प्रसन्नजीत की डेथ हो गई, उनके सक्सेसर बहुत वीक थे, और उसके बाद कोशला किसके साथ ज्वाइन हो गया, मगध। सो फाइनली एक ही बहुत ही बड़ा स्टेट बचा जो था मगध दोस्तों। सो हम आगे देखते हैं मगध के साम्राज्य के बारे में। मगध में कैसे कौन कौन से किंगडम्स आए, कौन कौन से डायनेस्टीज आई, और कौन कौन से शासन हुए। चलो दोस्तों, सो मगध एक पावरफुल स्टेट की तरह हो गया था, और उसका
जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था दोस्तों उसका, उसके बहुत एडवांटेज था। वो कम्प्लीटली गैंगटिक वैली में पड़ता था और उसको उससे ऊपर भी गंगा, नीचे भी गंगा और मिडल में लोकेशन। सो उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज था, ज्योग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज था उसको, फर्टाइल लैंड थी, ये सारे एडवांटेजेस उसको मिल रहे थे दोस्तों। और उसी वजह से मगध एक बहुत ही बड़ा एम्पायर हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो आप देखो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कलिंग को छोड़ के ये सब कुछ। और उसके बाद जब सम्राट अशोक आए तो कलिंग की भी एंट्री हो गई थी दोस्तों। सो बहुत ही बड़ा मगध हो गया था साम्राज्य। और आगे हम देखते भी हैं। और आज भी आपको पता है कि जब हमारे देश को किसी आयरन की या किसी मेटल की ज़रूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर हमारी नज़र जाती है दोस्तों। बस ये यही उसी की बात है, उसी राइट। सो आयरन ओर्स एंड द कॉपर डिपॉजिट नियर द राजगीर एंड द गया, उन्होंने बहुत ही मगध के साम्राज्य में बहुत ही इकोनॉमिकल योगदान दिया था दोस्तों। और उसका जो कैपिटल था राजगृह, जिसके बाद कैपिटल बना था पाटलिपुत्र। ओके। सो उसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई थी। चलो देखते हैं दोस्तों कि मगध साम्राज्य जब 5th सेंचुरी में कैसे हुआ करता था। ये जो मगध है आप देखिए, इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है अभी तो, इतना ही है, राइट, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। ओके। लेकिन धीरे धीरे जब डायनेस्टीज आती जाएगी तब मगध आपको पता चलेगा कि मगध कैसा हुआ था दोस्तों। सो सबसे पहले कोई डायनेस्टी आई थी वो थी बृहदत्ता डायनेस्टी, जो अर्लीस्ट हमें पता चलता है, जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है दोस्तों, कि वही बृहदत्त डायनेस्टी की बात है जिसका महाभारत में भी जिक्र है। उसके बाद हुआ हरियंका डायनेस्टी, और हरियंका डायनेस्टी 545 BC से लेकर 413 BC तक राज किया। उसके बाद आई शहीसुंगा डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे उनको मार के शहीसुंगा डायनेस्टी के जो एस्टाब्लिशर थे उन्होंने शहीसुंगा डायनेस्टी की एस्टाब्लिशमेंट की थी, जिन्होंने राज किया था 413 से लेके 345 BC तक। उसके बाद आए नंद डायनेस्टी 345 BC से लेके 322 BC, जिसका राजा था धनानंद। आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, धनानंद। ओके। और उसके बाद आए थे मौर्य डायनेस्टी 322 से लेके 185 BC तक, जो बहुत ही बड़ी डायनेस्टी बोल सकते हो, या बहुत ही बड़ा साम्राज्य बोल सकते हो दोस्तों। जो आज का इंडिया है उससे काफ़ी बड़ा था। आज आप 4 कंट्रीज़ और मिला दीजिए, उतना बड़ा हमारा साम्राज्य हुआ करता था मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे। ओके। सो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी वो दोस्तों मौर्य लोगों की। उसके बाद आए थे पुष्पमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी 185 BC से लेके 75 BC तक। और लास्ट में हम देखेंगे कण्व डायनेस्टी, वासुदेव कण्व ने जिन्होंने स्थापना की थी कण्व डायनेस्टी की 75 BC से लेके 35 BC तक की। और उसके बाद मगध में क्या हुआ था दोस्तों, कण्व डायनेस्टी के बाद एक नीचे से शुरू हो गई थी एक और डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था आप बताइए, जिसका नाम था सातवाहना डायनेस्टी दोस्तों। और सातवाहना डायनेस्टी जब आई थी तो उसका जो एम्पायर था उसमें मगध की एंट्री हो गई थी। सो मगध का जो इंडिपेंडेंट एम्पायर था वो पूरा हो गया था, सातवाहना डायनेस्टी के वो पार्ट बन गए थे। सो यहाँ तक मगध की हिस्ट्री है दोस्तों। सो आज हम लेक्चर में यहाँ तक देखेंगे नंद डायनेस्टी तक। ओके। और उसके बाद हम अलेक्जेंडर के इन्वीजन पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरू जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है हमारे देश की, वहाँ पे पुरु राजा हमारी वेट कर रहे थे। ओके। सो हमें वहाँ जाना भी ज़रूरत था। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हरियंका डायनेस्टी से। बृहदत्त डायनेस्टी के बारे में हमें कोई ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती हैं तो उसको हम स्किप करते हैं दोस्तों। हरियंका डायनेस्टी से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। और हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले उसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। 545 BC से लेके 413 BC तक का उसका टाइम पीरियड है। और उसमें सबसे पहले जो राजा थे वो थे बिम्बिसारा, 546 BC से लेके 494 BC तक का। और उनके बाद उनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, वही अपने पिता को मार के ही उनकी गादी पे बैठे थे 494 BC से लेके 460 BC तक का। और उन्हीं के टाइम पे जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो उन्हीं के टाइम पे हुई थी। तो मैंने यहाँ पे विद्या का स्टैचू भी रखा है, तो आपको एक बार रिमाइंडर आ जाए कि हाँ अजातशत्रु के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और जो तीसरे किंग थे उद्याना, राइट, 460 BC से लेके 440 BC तक का। और उनके बाद काफ़ी सक्सेसर आए थे, लेकिन यही 3 लोग थे जिनके बारे में जानना ज़रूरी है हरियंका डायनेस्टी में। और आप ये देखिए कि
जो बिंबिसारा थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिंबिसारा जो राजा थे वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये दोनों के कंटेम्परी थे। वो दोनों के टाइम पे वो प्रेजेंट थे जब भगवान बुद्ध और महावीर अपनी टीचिंग्स फैला रहे थे, तब वो बिंबिसारा ही थे जो मगध में राज कर रहे थे। तो आप देखिए ये बिंबिसारा कैसे भगवान बुद्ध को वेलकम करते हैं दोस्तों। उन्होंने तो अपना साम्राज्य की भगवान बुद्ध को ऑफर कर दिया था। सो आप देखिए उन्होंने जो ब्रह्मदत्ता थे और उनको उनको हराया था, और जो अंगराज था वो ले लिया था। ओके। सो उन्होंने अपना जो पुत्र था अजात शत्रु उसको अंग का गवर्नर बना दिया था। जो अंग का कैपिटल था चंपा, उसका गवर्नर उसे बना दिया था। राइट। और उनकी जो पहली वाइफ थी, उनकी दो वाइफ थी दोस्तों। उनकी पहली वाइफ थी जो मैंने आपको बताया कौशला देवी, जो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, और उनको डोरी में क्या मिला था? उनको डोरी में मिला था काशी। ओके। सो काशी उनको डोरी में मिला था। और जो उनकी दूसरी वाइफ थी छेलना, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। ओके। सो उनका जो एक्सपेंशन था मगध का, ये लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करने से उनका एक्सपेंशन कम्प्लीटली नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गया था दोस्तों। आपको एक बात बता दूं कि पहले जब राजा को किसी एम्पायर को जीतना है तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो उसके ऊपर लड़ाई करे और जीत ले, या तो उनसे मैट्रिमोनियल रिलेशन बना ले और उसको बाद में किसी भी तरह से हड़प ले। राइट। सो ये जो चेलना था उसमें उनकी जो वाइफ थी उनका ना वो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, और उसी वजह से मगध का एक्सपांशन नेपाल बॉर्डर तक हो गया। और वो भगवान बुद्ध और महावीर के कंटेम्परी थे दोस्तों, और उन्होंने बुद्ध संघ को सपोर्ट किया, ऐसे कुछ प्रूफ मिलते हैं। नेक्स्ट जो थे अजातशत्रु, उन्होंने बिंबिसारा को मार दिया था, उनको जेल में डाल दिया था और उसमें बाद में मार दिया था। राइट। और उन्होंने मिलिट्री कंटेस्ट किए थे जो कौशला और वैशाली के साथ, तो उसमें उसको जीत भी मिली थी दोस्तों। इनिशियली जैनिज़्म और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया, ऐसे ऐसे हमें प्रूफ मिलते हैं। लेटर ऑन वो ये भी कंटेम्परी थे भगवान बुद्ध और महावीर के। और उनके टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, क्योंकि जब भगवान बुद्ध थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनके बाद उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई थी। ओके। सो और उसका फोर्टिफिकेशन ऑफ द पाटलिपुत्रा हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में काम क्या हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने काफ़ी सारे चैत्यस एंड विहारास की स्थापना की थी, जो बुद्धिज़्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैत्यस एंड विहारास। उदयन जो राजा थे उनको इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो पाटलिपुत्र कैपिटल है उसकी स्थापना की थी। अब जब अजातशत्रु यहाँ पे लड़ रहे थे कौशला के साथ, तब उनको पता चला दोस्तों कि जो पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम, जब उस वक्त पाटलीग्राम था, उसका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो उन्होंने उस वक्त फोर्टिफिकेशन कर दिया था पाटलीग्राम का। और उसके बाद उनके जो बेटे आए उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि नहीं नहीं कैपिटल ही यही होना चाहिए पाटलीग्राम, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र और उसको कैपिटल बना दिया। यहाँ तक जो कैपिटल था वो राजगृह था, और उसके बाद जो कैपिटल बन गया वो पाटलिपुत्र बन गया। ये हरियंका डायनेस्टी के लिए। उसके बाद कुछ डायनेस्टी आई वो जो फिर से राजगृह में आ गई थी दोस्तों, लेकिन यहाँ तक उदयन ने जो कैपिटल अपना बनाया था उसका नाम था पाटलिपुत्र। और उसके बाद जो हरियंका डायनेस्टी थी उसमें लास्ट राजा कौन थे? नागदशका जो राष्ट्र राजा थे। और उसके बाद दोस्तों आई थी साइसुंगा डायनेस्टी। उसके पहले हम देखते हैं दोस्तों जो मगध का एक्सपांशन जब हरियंका डायनेस्टी थी तब कैसे हुआ था। तो ये जो था ये हरियंका डायनेस्टी का एक्सपांशन है दोस्तों, आप देखिए। ओके। और साइसुंगा डायनेस्टी में भी इतना ही रहता था। ये उज्जैन है, विदिशा है, वैशाली है, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, ये जो सारे लोकेशंस हैं वो सारे लोकेशंस अब मगध के पार्ट बन गए थे दोस्तों। सो धीरे धीरे मगध एक्सपांड हो रहा था। उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो साइसुंगा डायनेस्टी आई। और साइसुंगा डायनेस्टी में दो राजा को जानना ज़रूरी है। एक है साइसुंगा जिनका टाइम पीरियड था 413 बीसी से लेके 395 बीसी तक का, और दूसरा था जो काला अशोक जिनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों, जो 395 बीसी से लेके 367 बीसी तक का उनका टाइम पीरियड था। और साइसुंगा में जो उनके अमात्य थे जो जिनका नाम था नागदशका, आई एम सॉरी दोस्तों, जो साइसुंगा थे वो कौन थे? तो वो नागदशका जो राजा थे उनके अमात्य हुआ करते थे। और उन्होंने जो अपना कैपिटल था पहले राजगृह था उसको वैशाली में ट्रांसफ़र कर दिया था कुछ टाइम के लिए। ओके। और उन्होंने अवंती को कंकड़ कर लिया था, डिफीट कर दिया था। जो अवंती के लास्ट राजा थे नंदीवर्धन, और अवंती भी मगध का पार्ट बन गया था दोस्तों। और जो नंदीवर्धन थे वो कौन सी डायनेस्टी के पार्ट थे? प्रद्योता डायनेस्टी।
ओके, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जब आप याद रखते हो, ये आपको इन्फॉर्मेटिव बताया मैंने। बस उतना याद रखना कि सही सुंगा के टाइम पे जो मगध में अवंती सही सुंगा के टाइम पे मगध का पार्ट बन गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं काला अशोक के बारे में, जिनके टाइम पे बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में दोस्तों। और उसके जो लास्ट राजा थे वो थे नंदीवर्धना, जो उसके लास्ट राजा हुआ करते थे। ओके, ये दोनों नंदीवर्धन अलग है दोस्तों। और उनके बाद नंदीवर्धन को मार के नेक्स्ट जो बना था वो था नंद। ओके, सो हम आगे चलते हैं। पहले उसके पहले हम देखेंगे कि उसका एक्सपांशन, मगध का एक्सपांशन जोग्राफिकल लोकेशन में कितना हुआ था। ये सेम लोकेशन था, सेम था। इसमें ये लोगों ने कोई ज़्यादा कंक्वायर नहीं किया था दोस्तों। अवंती पहले भी भाग था ही, लेकिन हुआ क्या होगा कि उस वक्त कोई और नया, इनके डेथ के बाद कोई आ गया होगा, राजा बन गया होगा, तो फिर से इनसे हड़प लिया था। ओके, अब होता क्या था सर दोस्तों उस वक्त, कि जैसे कोई राजा जैसे मगध का कोई साम्राज्य है, मगध में अवंती मगध का पार्ट है, और मगध का राजा मर जाता है तो अवंती में एक और किंग बन जाता है, राइट। तो जो मगध में दूसरा राजा जो आता है उसको अवंती फिर से हड़प लेना पड़ता है। ओके, सो हम दोस्तों देखते हैं आगे। नंद डायनेस्टी जो बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी, और उसका जो राजा था धनानंद, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दोनों ने मिल के उनको हटाया था। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि नंद डायनेस्टी के जो राजा थे वो बारबर टर्न किंग थे। ओके, और उनका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र ही, वो राजगृह नहीं, उनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। और 345 बीसी से लेके 322 बीसी तक का उनका टाइम पीरियड था दोस्तों। और जो नंद डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से जानने मिलता है, तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, ये आप देख लीजिए। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन ये जो लोकेशन है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ये उड़ीसा की जगह है दोस्तों, और भुवनेश्वर में आया हुआ है। जो हिल्स का नाम है उसका नाम है उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स में ये हाथी गुफा केव है। ये जो केव आप देख रहे हो, इसी केव में एक इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, जिस इंस्क्रिप्शन में हमें नंद डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। जो इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था, तो उड़ीसा में जो खारवेल राजा हुआ करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है दोस्तों, कि जो हाथी गुफा केव्स हैं या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, वो कौन से राजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो खारवेल राजाओं के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। नंद डायनेस्टी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। उसके बाद हमें चाणक्य जी जो थे, उनकी जो अर्थशास्त्र की बुक थी उसमें से हमें मिलती हैं। फिर विशाखा दत्त की जो बुक थी मुद्रा राक्षसा, उसी में से मिलता है। काफ़ी सारे जो मौर्य साम्राज्य के जो लिटरेचर्स हैं उसमें से हमें नंद डायनेस्टी के बारे में पता चलता है दोस्तों, राइट। सो देखते हैं, सबसे पहले जो नंद डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे उनका नाम था महापद्मानंदा। ये भी बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे दोस्तों। उनको एक रथ के नाम से जाना जाता था। एक रथ मतलब सोल विनर, मतलब एक ही विजेता है ये, राइट। सो 345 बीसी से लेके 333 बीसी तक का टाइम पीरियड। और जो महापद्मानंदा थे, उन्होंने काफ़ी सारे क्षत्रिय, उनको ऐसा भी बोला जाता है कि एक क्षत्रिय के बहुत विरोधी थे, क्योंकि वो तो खुद बार्बर थे, लेकिन उनका अपमान हुआ होगा, तो उन्होंने क्षत्रियों को, जैसे आपने परशुराम जी के बारे में सुना होगा कि क्षत्रियों को पृथ्वी पर से गायब कर दिया था 17 बार, ऐसे ही एक जो महापद्मानंदा थे, उन्होंने भी क्षत्रियों को हराने की ठान ली थी, राइट। उनके बाद उनके बेटे हुए धनानंद, जो 333 बीसी से लेकर 322 बीसी तक का उनका टाइम पीरियड था। और वो धनानंद ही थे जो नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि उनकी जो बाउंड्री थी वो गंगटेक वैली के बियॉन्ड चली गई थी जब महापद्मानंदा थे। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कितने सारे प्रदेश जीत लिए थे, आप देख लीजिए दोस्तों। मैथिलास जीता था, फिर उन्होंने कशियास देखा था, इक्ष्वाकुस जीता था, पंचाल्स जीत लिया था, सूरसेना जीत लिया था, कुरु जीत लिया था, हय्यास जीत लिया था, फिर विटिओट्रास जीत लिया था, कलिंग जीत लिया था, और अश्माकास जीत लिए थे। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार याद रख लेना दोस्तों कि गंगटेक वैली के बियॉन्ड जब मगध की बाउंड्री हुई थी तब कौन था, तब थे महापद्मानंदा, क्योंकि वही थे जो एकरथ के नाम से जाने जाते थे। और उनका और दूसरा भी एक नाम था क्षत्रान का टाक, जो क्षत्रियों को मारने वाले, राइट। उन्होंने सारे क्षत्रिय, जो नॉर्थ इंडिया के क्षत्रिय थे, सबको हरा दिया था दोस्तों। और इसीलिए उनको बोला जाता है कि सॉल सोवेनियर, मतलब एक ही विजेता है दोस्तों। फिर धनानंद जो थे वो बहुत ही पावरफुल राजा था। इसके बारे में भी आप जान सकते हो कि ये भी अनबीटेबल जैसा ही था दोस्तों। उसके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, इनॉर्मस वेल्थ थी। एलेक्जेंडर के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि उसने धनानंद के बारे में सुना और वो डर गया था, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा था। ओके, सो जब धनानंद मगध में राज कर रहे थे तो धनानंद
जब मगध में राज कर रहे थे दोस्तों, तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, बैटल ऑफ एडा पास हुआ था, राइट। और 326 बीसी का ये टाइम पीरियड था दोस्तों। और उन्होंने जब राज कर रहे थे तब उनके पास 2 लाख इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवलरी थी, 2,000 फोर हॉर्स कैरियर थी, मतलब रथ थे, और 3,000 एलिफेंट थे। अब सोचिए उनकी मतलब उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ क्या थी दोस्तों। उस वक्त उनके पास 2 लाख आर्मी के मतलब पैरों पे चलने वाले सैनिक हुआ करते थे उनके पास। मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। 20,000 उनके पास घोड़ेसवार थे, 2,000 उनके पास कैरियर थे, रथ थे, और 3,000 एलिफेंट थे। बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। अलेक्जेंडर उसके बारे में जब सुना तब भी अलेक्जेंडर समझ गया था कि भाई धनानंद को हराना इम्पॉसिबल है, चलो वापस चलते हैं अपने देश। ओके। सो लेकिन धनानंद की जो डेथ हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी डेथ हुई थी। और जब चाणक्य का अपमान किया था धनानंद ने अपने साम्राज्य के टाइम पे, तो चाणक्य ने ठान ली थी कि भाई तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट। उन्होंने तय कर लिया था कि धनानंद मैं तुझे अपने पद से उखाड़ के फेंक दूंगा। और बस वही हुआ था दोस्तों। उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया था। और धनानंद के बारे में जो तमिल वर्ग जिसे संगम लिटरेचर भी बोला जाता है दोस्तों, उसमें एक बुक का नाम है अहानारू, जिसको लिखा है मामूलरा ने। और जो अहानारू बुक है उसमें धनानंद के बारे में जिक्र मिलता है दोस्तों। ओके। सो ये बहुत ही बड़ा राजा हुआ करता था। उसका साम्राज्य आप एक बार देख लीजिए। धनानंद के टाइम पे नंद साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया था, काफ़ी सारे लोकेशंस मगध में आ गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि कलिंग जो अशोक के लिए भी जीतना बहुत ही मुश्किल था, इवन चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें नहीं जीत पाए थे, राइट। जो उस वक्त कलिंग भी नंद डायनेस्टी का पार्ट था दोस्तों। ओके। सो धनानंद बहुत ही बड़ा राजा हुआ करता था। और अब यहाँ तक तो हमारी बाउंड्री पहुँच गई है दोस्तों। बस तो अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे यहाँ पे इंडस रिवर हमारी वेट कर रही है दोस्तों, जहाँ पे यहाँ से एक एक विदेशी आता है और युद्ध करने के लिए हमें ललकारता है। ओके। सो चलो दोस्तों हम चलते हैं आगे। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि मगध का जो एम्पायर है वो कैसे आगे बढ़ा था। आप एक बार ये ग्राफिक में देख लीजिए कि नंद डायनेस्टी पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त और बिंबिसारा के टाइम पे, और ये अशोक के टाइम पे। ओके। सो मगध साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया था दोस्तों। ऐसा माना जाता था कि उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल और भूटान, ये सारी कंट्रीज़ उसमें मिल गई थी दोस्तों। ओके। सो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों अकेमेनियन एम्पायर के बारे में। अकेमेनियन एम्पायर के बारे में आपने पहली बार नाम सुना होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ कि अकेमेनियन एम्पायर क्या है। आपने आज एक नाम तो सुना ही होगा, ईरान, जो आज चाइना का दोस्त बन के बैठ गया है, राइट। सो ईरान के जो डायनेस्टी थी, ईरान की ये पहली डायनेस्टी मानी जाती है, राइट। और जो मैं पर्शिया वर्ड जब यूज़ करूँगा तो उसका मीनिंग होता है आज का ईरान। ओके। और जो ईरान में जो डायनेस्टी थी, जो बहुत ही बड़ी डायनेस्टी बोली जाती है, उसका नाम था अकेमेनियन एम्पायर। अकेमेनियन एम्पायर डिस्कस करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके जो कुछ राजा थे वो भारत में पहले आने वाले विदेशी राजा हुआ करते थे, राइट। तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप चलो दोस्तों हम अकेमेनियन एम्पायर के बारे में देखेंगे। ओके। सो ये पहला पर्शियन एम्पायर है जो रिलेटिंग टू द डायनेस्टी रूलिंग इन द पर्सिया। ओके। और जो आज का ईरान है दोस्तों, उसमें कुछ राजा थे, साइरस 1 से लेके डेरियस 3। हम उनके बारे में देखते हैं आगे भी, जिनका टाइम पीरियड था 553 बीसी से लेके 330 बीसी। अब आप देख लीजिए वो कंटेम्परी थे कौन से साम्राज्य के। आप देखिए 553 बीसी मतलब ये देखो नंद डायनेस्टी पूरी आ गई दोस्तों। उनके बाद अगर हम देखें तो साइसुंगा डायनेस्टी भी पूरी आ गई। उसके बाद अगर हम देखें तो हरियंका डायनेस्टी भी आ गई। मतलब कि जो ये जो राजा थे, राइट, जो अकेमेनियन एम्पायर के जो साइरस 1 थे से लेके डेरियस 3 तक के जो राजा थे, वो हमारे पूरे हरियंका डायनेस्टी से लेके हमारे मौर्य साम्राज्य तक के राजा थे। ओके। और उसमें उसको फाउंडर कौन था? साइरस द ग्रेट। अब साइरस 1 जो थे उसको एक्चुअल फाउंडर नहीं माना जाता है, और ये जो साइरस द ग्रेट है वो साइरस 2 है। मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों। उनके कैपिटल हुआ करता था बेबीलोन, जो एक समय पे जो अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो उनको एक बेबीलोन को अपना कैपिटल बनाने का एक ड्रीम था। ऐसा ये कैपिटल हुआ करता था दोस्तों, राइट। और
उन्होंने इंडियन टेरिटरीज कौन सी कैप्चर कर ली थी? गांधार, पंजाब, सिंध और पूरा इंडस वैली का जो लोकेशन है हमारा दोस्तों, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे, अब उनका जो अकेमेनियन एम्पायर का जो कैपिटल है, वो कैपिटल था बेबीलोनिया, और ये जो है पर्सिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो एम्पायर पर्सियन एम्पायर बोला जाता था, लेकिन उनका कैपिटल उस वक्त था बेबीलोन। ओके, सो अकेमेनियन एम्पायर के बारे में हम आगे देखते हैं। अब उसमें देखिए दोस्तों, उसमें काफ़ी सारे राजा हुए थे, लेकिन हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे वही देखेंगे। ये जो साइरस वन है, उनके बेटे थे कैम्बिसिस वन। ये दोनों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, और एम्पायर के उनको एक्चुअल फाउंडर भी नहीं माना जाता है। ये जो साइरस टू है, जो जिन्हें बोला जाता है द ग्रेट साइरस द ग्रेट, राइट, ये साइरस टू है। और उसको, ये जो राजा था, ऐसा माना जाता है कि वो पहला राजा था जिसने इंडिया में एंट्री ली थी, जो इंडियन टेरिटरी में उसने पग रखा था दोस्तों, जिसने हमारे जो गांधार रीजन था, वो गांधार रीजन को हमसे छीन लिया था। ओके, डोंट वरी, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनका ये गांधार रीजन उनका बचा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ वापस ले लिया था। ओके, सो गांधार जो कैप्चर कर लिया था उन्होंने, और उन्होंने ऑल इंडियन ट्राइब्स वेस्ट टू इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर जो थी उसका जो वेस्ट पार्ट था वहाँ तक का उन्होंने सब कुछ छीन लिया था हमसे। ओके, उसके बाद जो दूसरे आए कैम्बिसिस टू, जो उनके बेटे हुआ करते थे, जिनका टाइम था 530 से लेके 522 BC तक का। उनको इंडिया में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इंडिया में आए ही नहीं थे। ओके, उनके बाद जो आए थे इंडिया में वो थे डेरियस वन। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, जो 522 BC से लेके 486 BC तक का उनका टाइम पीरियड था, और उन्होंने इंडस वैली पूरी कैप्चर कर ली थी। पूरी की पूरी इंडस वैली उन्होंने कैप्चर कर ली थी दोस्तों, और पंजाब और सिंध भी इनका पार्ट हो गया था। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि साइरस टू के टाइम पे सिर्फ गांधार उनका हुआ था, और जो डेरियस वन थे उनके टाइम पे पूरी इंडस वैली, पंजाब और सिंध का जो पोर्शन था, जो पूरा पर्शियन एम्पायर का हो गया था। ओके, और उसके बाद जो एक राजा आए थे खेरक्सीस, अब ये देख लीजिए खेरक्सीस वन। ओके, ये रहे 486 BC से लेके 465 BC तक का। उन्होंने अपनी जो इंडियन हमारी इन्फेंट्री थी, कालवरी थी, उनको यूज़ किया था किसके खिलाफ? अलेक्जेंडर के खिलाफ। ओके, क्योंकि अलेक्जेंडर को अगर इंडिया में घुसना है तो पहले इनको तो पास करना ही पड़ता, क्योंकि ये लोग तो पहले आ गए थे इंडिया में। तो अलेक्जेंडर इनके साथ लड़ा हुआ था, और वो लोगों ने, सेरेसिस जो थे, उन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ हमारी इंडियन आर्मी को यूज़ किया था। ओके, और उनको डिफीट मिली थी ग्रीस में। ओके, जो अलेक्जेंडर के सामने ही उनकी हार हो गई थी। और जो 330 में जो युद्ध हुआ था, वो भाई साहब लोग युद्ध हार गए थे। किसके खिलाफ? द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर, जो मैसेडोनिया से आ रहा था। ओके, सो ये था हम अकेमेनियन एम्पायर के बारे में। हमें अकेमेनियन एम्पायर में पीएचडी नहीं करना है, बस इतना जान लीजिए कि साइरस टू के बाद आए थे कैम्बिसिस, पहले 2 C वाले थे, फिर एक D वाला और एक X वाला। ओके, सो साइरस टू, कैम्बिसिस टू, डेरियस वन और सेरेसिस वन। अब दोस्तों, ये जो पर्शियन लोग इंडिया में आए थे, तो पर्शियन लोग इंडिया में आने से सारी चीज़ें डिसएडवांटेज नहीं हुआ था, हमें काफ़ी सारा एडवांटेज हुआ था, वो भी देखना ज़रूरी है। आप देख लीजिए, सबसे पहला एडवांटेज था इंडो आर्यन कॉमर्स जो है, जो शुरू हो गया था। इंडो ईरानियन कॉमर्स जो था वो शुरू हो गया था दोस्तों। आज भी जो चबहार पोर्ट है ईरान का, उसके साथ हमारा मुंबई से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो JNU पोर्ट जिसे बोलते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, राइट, वहाँ से लेके चबहार पोर्ट का एक कम्युनिकेशन चलता है, वहाँ से ट्रेड चलता है हमारा, राइट। तो बस इसी ट्रेड को ओपन कर दिया गया था उस वक्त, जो इंडो इरियन कॉमर्स हुआ था, जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था उसकी वजह से। उसके बाद जो अलेक्जेंडर की जो एंट्री हुई थी, उसके लिए ग्राउंड रेडी कर दिया था ये लोगों ने। और थर्ड चीज़ जो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में आपको जिक्र मिलेगा अशोका के जो एडिक्स है उसमें। अब आप ये देख लीजिए, ये अशोका के एडिक्स में पहले भी आपको एक ग्राफ बता चुका हूँ। अब जो ये जो एडिक्स है यहाँ पे एरिया में, जो मनसेरा रॉक एडिक्स है, या ये जो दूसरा जो सब्जगार रॉक एडिट है, ये कंधार रॉक एडिट है, ये जो सारे रॉक एडिट है वो हमें किस स्क्रिप्ट में मिलते हैं? खरोष्टी स्क्रिप्ट में। मतलब कभी कभी ये एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं MCQ में, कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में बता दिया आपको कि जो गांधार एरिया में जो अशोक का रॉक एडिक्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट में होगा। तो याद रख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में जितनी भी अशोक की एडिक्स हैं, वो सारी एडिक्स हमें मिलती हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट में, और उसी में उसके बारे में
जिक्र भी है। ओके, उसके बाद जो पर्शियन आर्ट जो था उसका मौर्य साम्राज्य पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ही बड़ा उसके जो आर्ट एंड लिटरेचर थे उसमें उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है। अशोक के जो कुछ मोनोलिथिक्स थे उसमें भी खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता चलता है। राइट, सो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी दोस्तों वो राइट टू लेफ्ट माना जाता है, और ऐसा भी बोला जा सकते हैं कि ये यही उर्दू है जो पहले खरोष्टी स्क्रिप्ट बोली जाती थी। ओके, सो दोस्तों अब देख लीजिए ये भाई साहब के लिए रास्ता ओपन हो गया था अलेक्जेंडर के लिए पर्शियन एम्पायर की वजह से। सो पर्शियन एम्पायर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, जिसको जो जो हमारे साम्राज्य पे इफ़ेक्ट हुई थी। अब दोस्तों हम चले जाते हैं मैस जो हमारे अलेक्जेंडर सिकंदर पे। अलेक्जेंडर सिकंदर जिनका टाइम पीरियड था 356 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। दोस्तों 32 ईयर की एज पे ये भाई साहब पूरी दुनिया को जीत के चल बसे थे यहाँ से। ओके, और ऐसा भी माना जाता था कि ये जीसस जो थे उनके खुद के बेटे थे। उनकी जो माता थी उनको एक चमत्कार के दौर पे ये पेट में आ गए थे, और उनकी माता कुछ जादूगरनी हुआ करती थी ऐसा भी बोलते हैं। और उनके जो पिता थे फिलिप टू वो घबरा गए थे जब उनकी माता को उन्होंने देखा कि वो सांप के साथ बात कर रही हैं और सांप के साथ सो रही थी। राइट, और जो भगवान जीसस थे वो सांप के स्वरूप पे ही आते थे, तो ऐसा भी मानते हैं कि अलेक्जेंडर जो थे वो भगवान जीसस के बेटे हुआ करते थे। चलो दोस्तों हम चलते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो ये जो है वो मैसेडोनिया है, आप देख लीजिए ये जो है मैसेडोनिया है, और यहाँ से लेके उनकी जर्नी शुरू होती है। ये जीत लेते हैं मेसोपोटामिया को जीत के, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ आते हैं दोस्तों। यहाँ से ये जो है ये पूरा 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 इसको इंडस वैली जो ये देखिए आप, इंडस रिवर, उसके बाद झेलम रिवर, उसके बाद चिनाब बियास, वहाँ तक चले जाते हैं। हाइडास्पेस तक चले जाते हैं दोस्तों, और फिर यहाँ से भाई साहब आगे चलते हैं। और जैसे ही वो बेबीलोन में पहुँचते हैं दोस्तों, ये जो बेबीलोन में पहुँचते हैं उनकी डेथ हो जाती है। वो कभी भी अपने एम्पायर मैसेडोनिया में वापस नहीं जा पाता है। ओके, और उनके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। अगर आपको उनके बारे में सुनना है तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में जानना आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेगा। ओके, और काफ़ी वीडियोस मैंने देखे थे, उसमें अलेक्जेंडर के बारे में नफ़रत भी फैलाई जाती है और अलेक्जेंडर के बारे में सच भी बताया जाता है और अलेक्जेंडर के बारे में झूठ भी बताया जाता है। हम सिर्फ देखेंगे जो बुक में लिखा गया है। ओके, सो तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक को फॉलो करते हैं और चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अलेक्जेंडर 3 जो सिकंदर के नाम से जाने जाते थे, वो पहले अलेक्जेंडर नहीं थे, उनके पहले भी 2 अलेक्जेंडर हो चुके थे दोस्तों, और यही अलेक्जेंडर 3 जो सिकंदर के नाम से हम जानते थे। उनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में 356 बीसी में, और उनके फादर की डेथ हो गई थी 22 ईयर की एज पे। अब उनका नाम था फिलिप टू दोस्तों। उसके बाद 334 बीसी से लेके 331 बीसी तक 3 साल के टाइम पे ये भाई साहब ने पूरा रेडी कर दिया था अपने आप को, और उन्होंने बैटल ऑफ गोगामेला, जो बैटल ऑफ अर्बेला भी बोला जाता है, और उसी बैटल जो थी जिसमें उन्होंने डेरियस 3 को हराया था, और जिस डेरियस 3 ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को यूज़ किया था अलेक्जेंडर के खिलाफ, और किंग ऑफ बेबीलोन और किंग ऑफ एशिया का खिताब मिल गया था सिकंदर को, क्योंकि डेरियस 3 की वहाँ पे हार हो गई थी दोस्तों। लेकिन ये जो युद्ध था बैटल ऑफ गोगामेला और बैटल ऑफ अर्बेला, उस वक्त अलेक्जेंडर एक बात समझ गया था कि इंडियन जो सोल्जर हैं उनके खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं होगा। ओके, उनके सैनिकों को भी लग गया था कि इंडियन सोल्जर जो हैं वो बहुत ही पावरफुल है। ओके, उसके बाद दोस्तों 331 बीसी में उसने इजिप्ट भी जीत लिया था, क्योंकि इंडिया में आना है तो इजिप्ट को जीतना ज़रूरी था। इजिप्ट भी जीत लिया था, और उन्होंने 327 बीसी में हिंद कुश माउंटेन को क्रॉस कर लिया था। वहाँ पे जो 10 महीने तक वो वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उनके साथ लड़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी। कौन से लोकेशन से? स्वॉट वैली के लोकेशन से। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है हमारा तमिलनाडु बॉर्ड की हिस्ट्री का तो एक बार देख लीजिए, उसमें मैं स्वॉट वैली के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये स्वॉट वैली ही लोकेशन है जहाँ से अलेक्जेंडर ने इंडिया में एंट्री ली थी। सो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया में कहाँ से एंट्री ली थी, तो स्वॉट वैली में से। उसके बाद 326 बीसी में उसने इंडस रिवर को क्रॉस कर लिया, और हमारे देश के पहले गद्दार जिसे माने जाते हैं आम्बी कुमार, राइट, आम्बी कुमार ने उनको वेलकम किया था। अब दोस्तों
अम्बी कुमार के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको बताया कि जिनको पहले गद्दार माने जाते हैं, लेकिन वो पहले गद्दार है कि नहीं उसके बारे में अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है। क्योंकि जब अम्बी कुमार जो राजा थे वो तक्षशिला के राजा हुआ करते थे, और तक्षशिला में तब, ये देखिए यही तक्षशिला, ये तक्षशिला में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और जिसके चार उस वक्त जो उसके बोल सकते हैं आचार्य थे वो चाणक्य थे। और चाणक्य जो थे वो अम्बी कुमार को गाइड करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर को जिसको वेलकम करने का सुझाव चाणक्य ने ही दिया था अम्बी कुमार को। सच क्या है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन हम मानते हैं कि अम्बी कुमार ने वेलकम किया था अलेक्जेंडर का। अब उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि ये हो सकता है कि चाणक्य ने ऐसा बताया उनको कि आज तक अलेक्जेंडर जब मरा तब तक दोस्तों वो कोई भी युद्ध नहीं हारा था। अलेक्जेंडर के बारे में चाणक्य पहले से जानते थे। वो जानते थे कि अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बचाना है, तक्षशिला को बचाना है दोस्तों, तो सिकंदर से दोस्ती करना ही बेहतर होगा। और चाणक्य आप जानते ही हो कि वो सिर्फ पागल की तरह युद्ध करने वाले बंदे नहीं थे। वो जानते थे कि कैसे किसके साथ बिहेव करना है। ओके, सो अम्बी कुमार की ये बात भी मैंने कहीं पढ़ी थी, अब सच तो भगवान जाने। ओके, अब दोस्तों 325 BC से लेके वो इंडिया में आ गए थे अलेक्जेंडर, और उन्होंने पूरी हमारी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली दोस्तों आपको पता है सिकंदर इंडिया में क्यों आया था। सिकंदर को ज्योग्राफिकल लोकेशन उतना ही पता था कि अगर मैंने इंडिया को जीत लिया तो मैं पूरे वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री जीत लूँगा, राइट। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आगे तो चाइना भी है और आगे जापान भी है, कोरिया भी है। ओके, सो उसे नहीं पता था वो। उसे तो ऐसा ही पता था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, तो उसे मैं कंकर कर लूँगा। और उसके बाद उनकी जो डेथ थी वो 323 BC में बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, ग्रीस में। ओके, अब जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए तो हमारी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी दोस्तों। हमारी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। अब नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम क्या था कि बहुत ही छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बहुत ही स्मॉल किंगडम हुआ करते थे, और वो सारे स्मॉल किंगडम जो थे वो पूरे डिसयूनाइट थे। उसके बाद अम्बी कुमार, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि जिन्होंने वेलकम किया था अलेक्जेंडर का, वो तक्षशिला के राजा थे, जिनका जिनका साम्राज्य था इंडस वैली से लेके, इंडस रिवर से लेके झेलम रिवर तक का। और उसके बाद पोरस, जिन्होंने बैटल ऑफ हाइदास पास अलेक्जेंडर के साथ किया था, राइट, वो पौरवा के किंग थे। और उनका जो साम्राज्य था झेलम और चिनाब के बीच में उनका साम्राज्य था दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले दूसरा जो एक रिपब्लिकन स्टेट था न्यासा। ओके, उसके बारे में मैंने ढूंढा लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला नहीं, लेकिन उस वक्त एक ये रिपब्लिकन स्टेट भी हुआ करता था न्यासा दोस्तों। और ये नॉर्थ वेस्ट के बारे में मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट की पॉलिटी कैसी थी। और जो मगध था उसमें धनानंद बिलोंग करता था। अब धनानंद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसके पास कितनी बड़ी इन्फेंट्री थी। उसके बाद 2 लाख तो पैदल चलने वाले सैनिक थे, 3000 हाथी थे, 2000 से ज़्यादा रथ थे। बहुत ही बड़ी आर्मी थी दोस्तों, जो अलेक्जेंडर की आर्मी से 3 गुना बड़ी थी, राइट। सो 3 या 5 गुना बड़ी मानी जाती है। ओके, और एक और साम्राज्य था जो गंगीज डेल्टा में गंगा हृदय ट्राइबल किंगडम, जो गंगा हृदय ट्राइबल किंगडम था, उसके पास ऐसा माना जाता था कि उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग एलिफेंट फोर्स थी। 4000 एलिफेंट उसके पास अपनी साम्राज्य की जो सेना थी उसमें हुआ करते थे दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अलेक्जेंडर के सैनिक इंडिया में घुसे तब उन्होंने पहली बार पुरू के पास ही एलिफेंट को देखा था। उनको पता ही नहीं था कि एलिफेंट जैसा कोई एनिमल होता है। और उन्होंने जब एलिफेंट को देखा तो वो इतने जाइंट एलिफेंट हुआ करते थे उस वक्त, और उनको देख के ही उनके सैनिक डर गए थे, उनके हाथ पैर कांप गए थे। लेकिन अलेक्जेंडर सिकंदर, आपको पता है, वो एक बहुत ही शातिर राजा हुआ करता था। वो जानता था कि सैनिकों को कैसे इंस्पायर करे, उनको कैसे मोटिवेट करे, कैसे युद्ध जीते, राइट। सो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो है वो लोकेशन आ गया है हमारा हाइडास्पेस बैटल, जो बैटल ऑफ हाइडास्पेस हुई थी, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ झेलम। हाइडास्पेस जो है वो ग्रीक में झेलम रिवर का नाम है दोस्तों। और जो प्लेन का नाम था, जो लोकेशन का नाम था, बैटलफील्ड का नाम था, वो बैटलफील्ड का नाम था करी, प्लेन ऑफ करी दोस्तों। ओके, और अलेक्जेंडर के वर्सेस पुरुष का ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि ये जो है झेलम रिवर है, और झेलम रिवर जब ये युद्ध चल रहा था हम अपने पूरे उफान पे थी।
उस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी दोस्तों। और ये जो है वो अलेक्जेंडर का कैंप है, और अलेक्जेंडर के कैंप में आप देखिए और ये जो है वो पोरस का कैंप है। अब हुआ क्या था दोस्तों कि जब यहाँ पे पोरस यहाँ पे था, ओके, पोरस के कुछ सैनिक यहाँ पे हुआ करते थे। अब यहाँ पे एक जो था जनरल क्रेटेरस, ये अलेक्जेंडर का जनरल था, राइट। और ये फेंट। अब अलेक्जेंडर को पता चल गया था कि हैदासपास रिवर को पास करना बहुत टफ है, इसलिए वो टाइम पास कर रहा था। वो चाहता था कि मैं कैसे ही पुरु को मूर्ख बना दूं, और वो क्या करता था कि वो कभी कभी आगे आता था यहाँ पे और कभी कभी पीछे चला जाता था दोस्तों। तो हुआ क्या कि पुरु को ऐसा लगा कि ये भाई साहब तो आना चाहते नहीं हैं, और वो रिलैक्स हो गया था। उसके बाद उसने क्या किया अलेक्जेंडर ने कि ये जो क्रेटरस हैं उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, फेंट को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और एक अपने जैसे एक बंदे को अपना लुक दे दिया, और उसको अपने कपड़े दे दिए, और वो भाई साहब ने इंडियन कपड़े पहन लिए, ओके। और यहाँ पे जब ये देखते थे पुरु तो उन्हें लगता था कि अलेक्जेंडर ही खड़ा है। एक्चुअली वो एक और टुकड़ी लेके यहाँ से अलेक्जेंडर यहाँ पे गया था। पहले तो ये यहाँ पे आ गए थे, लेकिन बाद में उसको पता चला कि गलती हो गई है, वापिस आए और उन्होंने रिवर को क्रॉस करने का शुरू किया। यहाँ पे भी उनको काफ़ी सारी ट्राइबल्स के साथ लड़ना पड़ा था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने रिवर को क्रॉस किया और अलेक्जेंडर यहाँ से आ गए थे, ओके। और फिर ये यहाँ से पुरु भी आए थे। पुरु को बहुत लेट पता चला था दोस्तों कि अलेक्जेंडर यहाँ से आ सकता है, ओके। सो फिर भी अगर हमारे देश के साम्राज्य में बचाने के लिए अगर कोई पहला हीरो है दोस्तों तो वही है पुरु, जिसे हम बोलते हैं पोरस, ओके, जिनकी अभी सीरियल भी आ रही थी, ओके। सो यही पोरस हैं जिन्होंने हमारे बैटल ऑफ हैडासपास जीता था। और अलेक्जेंडर के बारे में ऐसा माना जाता है कि बैटल तो अलेक्जेंडर जीता था दोस्तों, लेकिन अगर अलेक्जेंडर को किसी ने जीत लिया था तो पोरस ने जीत लिया था, राइट। पोरस ने अलेक्जेंडर की दोस्ती जीत ली थी। अलेक्जेंडर बहुत ही इंप्रेस हुआ था पोरस से। उससे मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी जगह तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अलेक्जेंडर हार गया था, लेकिन उस वक्त क्या था दोस्तों कि हमारे राइटर्स बहुत इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर अलेक्जेंडर हार गया होता तो मुझे जहाँ तक समझ आता है चाणक्य जी ने कुछ तो लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए जो अलेक्जेंडर ही जीता हुआ मानना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री तो वही बोलती है दोस्तों, ओके। सो अलेक्जेंडर जीत गया था ये बैटल ऑफ हैडासपास, लेकिन उसने पूरा अपना जो साम्राज्य जीता था पुरु से, वो पुरु को वापस कर दिया था। वो पुरु से बहुत इंस्पायर हो गया था, उसने पुरु के साथ दोस्ती कर ली थी। मैं अलेक्जेंडर के बारे में आपको एक बात बता दूं दोस्तों, वो जो भी साम्राज्य को जीतता था उसके राजा को कभी मारता नहीं था। अलेक्जेंडर जब भी किसी साम्राज्य को जीतता था तो उसका उद्देश्य बस यही था कि आप मुझे पैसे मत दीजिए, आप मुझे और कुछ मत दीजिए, बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप मुझसे हारे हुए हैं, राइट। आपको और कुछ नहीं करना है, साम्राज्य भी आपका है, सब कुछ आपका है, आप ही राज कीजिए, आपको ही चलाना है, सब कुछ जैसे चलाना है चलाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आऊँ तब मुझे सैल्यूट कर दीजिए, ओके। सो अलेक्जेंडर का बस यही था दोस्तों, उसे पैसों से कोई प्यार नहीं था, उसे ग्लोरी से प्यार था। उसको उसको एक ऐसा माना जाता है कि उसको एक प्रशंसा चाहिए थी, उसको एक लाइमलाइट चाहिए थी, ओके। सो बैटल ऑफ हैदासपास का रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि पुरु हार गए थे, और लेकिन पौरव साम्राज्य उनको वापस मिल गया था। अब अलेक्जेंडर वहाँ से आगे बढ़ गया दोस्तों। अलेक्जेंडर इंडस रिवर से पास हो गए, झेलम पे आया, झेलम को पास कर दिया पोरस के साथ युद्ध करके, और वहाँ से वो चला गया बियास रिवर पे, ओके। अब ये देखिए दोस्तों, बियास रिवर को उस वक्त ग्रीक में बोला जाता था हाइपासिस रिवर। हाइपासिस रिवर जो था वो बियास रिवर का नाम था दोस्तों, और उसको वो बियास रिवर तक तो पहुंच गया था, और वो चाहता था कि मैं कुछ भी करके इसको क्रॉस कर दूं दोस्तों, नंद डायनेस्टी, ओके। और नंद डायनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो एक यहाँ पे मैंने आपको बताया गंगारिदाई डायनेस्टी जो वेस्टर्न बंगाल में थी, राइट। सो गंगारिदाई डायनेस्टी के बारे में उसने सुना था कि उसके पास 4000 एलिफेंट थे। नंद डायनेस्टी के बारे में तो उसे पहले से पता था कि भाई उसके पास तो इतनी बड़ी आर्मी है कि उससे खेलना भी इम्पॉसिबल नहीं है, युद्ध करना तो दूसरी बात है, ओके। सो नंद डायनेस्टी के बारे में वो जानते थे, और उसके बाद फिर भी वो चाहता था कि मैं कुछ भी करके गैंगटिक वैली में एंट्री कर लूँ, लेकिन दोस्तों उनके सोल्जरों ने रिफ्यूज़ कर दिया। सोल्जरों काफ़ी समय से सोल्जर युद्ध कर रहे थे,
पूरे 30 साल से वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, राइट। जो जब से वो अलेक्जेंडर के साथ थे, उनके पापा के साथ थे, वो युद्ध ही कर रहे हैं दोस्तों। तो सैनिक बहुत ही थक चुके थे। वो मैसेडोनिया से निकले। आप देखिए दोस्तों, मैसेडोनिया यहाँ पे है, वहाँ से निकल के युद्ध करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एरो भले एक ही फीट का हुआ हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है दोस्तों। ये सैनिक यहाँ पे आके चाहते थे कि भाई अब कुछ भी हो जाए, घर पे जाना है, राइट। ये सैनिक लड़ते 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 एक एस्पायरेट की तरह वापस घर जाना चाहते थे। ओके। सो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और अलेक्जेंडर हार गया था उनके सामने। अलेक्जेंडर ने बता दिया कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो रिटर्न होना शुरू हो गया था दोस्तों। अब हुआ क्या, जब वो रिटर्न होना शुरू कर दिया तो अलेक्जेंडर की जो टेरिटरी थी, वो टेरिटरी को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसने क्या किया था कि अपने जो जनरल हैं उसको सेट कर दिया था वहाँ पे। और ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट पे उसने पैथन को बना दिया था जनरल। ओके, जिसका नाम था पैथन, जो इंडस टेरिटरी थी। और यहाँ पे उसने बनाया था इडामस। इडामस को जनरल बना दिया था। ओके, डोंट वरी, चंद्रगुप्त मौर्य रेडी ही थे ये सब कुछ पार्ट लेने के लिए। ओके। सो पैथामस और इडामस को उन्होंने झड़प लिया था। सॉरी, पैथामस और इडामस को उन्होंने दे दिया था अपना पूरा साम्राज्य, और वापस चल बसे थे। और जैसे ही वो वापस चल बसे दोस्तों, ये जैसे ही बेबीलोन में पहुँचे, माना जाता है कि बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा भी बोलते हैं लोग कि उनको जहर दिया गया था, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओके। अब दोस्तों एक और स्टोरी में मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे तक्षशिला के जो चाणक्य जी थे, उनसे देखा नहीं गया था कि यहाँ पे ये जो इंडिया का रीजन है उस पे ये 2 जनरल राज करें। उनका चाहता था, वो चाहते थे कि इनको खदेड़ दिया जाए, लेकिन भाई वो तो ब्राह्मण थे, उनके पास ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन पावर चाहिए इनको निकालने के लिए। तो वो चल बसे सीधे सीधे नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद के दरबार में। उन्होंने धनानंद को बताया कि धनानंद, तो इनके साथ युद्ध कर और इनको खदेड़ दे। लेकिन धनानंद चाहता था कि नहीं, मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा, तुम पागल हो ब्राह्मण, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि राज्य कैसे करते हैं। ओके। तो उन्होंने अपमान कर दिया था चाणक्य का, चाणक्य को अपनी सभा से निकाल दिया था उनकी चोटी पकड़ के। तब उसी सभा में चाणक्य ने आके एक शपथ ली थी पानी के साथ कि धनानंद, मैं तुझे पूरी नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर दूंगा। ओके, पूरे नंद साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पे एक ऐसे शासक को बिठाऊंगा जो शासक पूरा जो इंडिया का लॉस है वो वापस कर ले। और ऐसा ही हुआ था दोस्तों। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया था वहाँ पे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सारी चीज़ें ले ली थी उनसे। ओके। इवन चंद्रगुप्त मौर्य तो आगे बढ़ गए थे, और ये सारी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो अलेक्जेंडर था, वो जो भी लोकेशन पे जाता था, जो भी लोकेशन को जीतता था, वहाँ अपने नाम पे एक सिटी ज़रूर से बनाता था। ये देखिए अलेक्जेंड्रिया, ये देखिए अलेक्जेंड्रिया, ये देखिए अलेक्जेंड्रिया। ये एक ही सिटी के, मतलब ये सिटी के नाम है, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, राइट। तो जहाँ पे भी जीतता था, जो लोकेशन पे जीतता था, वहाँ पे एक सिटी अपने नाम पे ज़रूर बनाता था दोस्तों। ओके। सो ये था बैटल ऑफ हाइडास पास दोस्तों। और ये थी हमारे पुरू राजा की कहानी दोस्तों। जो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीस का था, मैसेडोनिया का था। और उससे क्या हुआ था दोस्तों कि जब देखा कि भाई अलेक्जेंडर जैसा राजा आके कुछ भी कर सकता है, तब लोगों को लगा कि हाँ, अब एक यूनिफिकेशन करना पड़ेगा पूरे नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने एक यूनिफिकेशन हो गया था। ये देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, ये भी आ जाता है अशोक के टाइम पे, कलिंग। ओके, ये देखिए कितना बड़ा एम्पायर बना खड़ा कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नीचे चोलास थे, वो भी बहुत स्ट्रांग थे दोस्तों। ये देखिए, ये था पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों। बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था उस वक्त पूरे इंडिया का। ओके। उस वक्त चाणक्य ने एक चीज़ रियलाइज़ की थी दोस्तों कि पुरू के पास एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब एक रेडीमेड आर्मी नहीं थी, राइट। तो उसकी वजह से भी उसको लॉस हुआ था। तो उनको एक इम्पोर्टेंस पता चल गया था। उन्होंने चंद्रगुप्त बताया था कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें पहले एक आर्मी बनानी पड़ेगी। ओके।
उसके बाद उसने स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट का जो उस वक्त राज चलता था वो ख़त्म हो गया था, एक बड़ा साम्राज्य मगध पूरे देश में आ गया था दोस्तों। ओके। और उसके बाद इंडिया और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन शुरू हो गए थे और नेवल रिलेशन भी शुरू हो गए थे। मतलब जो हम बोल सकते हैं ना कि शिप के थ्रू भी हमारे ट्रेड रिलेशन शुरू हो गए थे दोस्तों। और इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो ट्रेड हो शुरू हो गया था वो अलेक्जेंडर को ही, उसके इन्विजन को ही हम मान सकते हैं कि वो जवाबदार है दोस्तों। ओके। अब ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, जिनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा मौर्य साम्राज्य हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किताब, जिसको रची गई थी आचार्य चाणक्य के बारे में। चाणक्य नीति के बारे में आपने बहुत ही सुना ही होगा। आजकल लोग काफ़ी ऐसे भी चाणक्य बन के बैठे हैं जो एक्चुअली चाणक्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ओके। सो चलो दोस्तों, हम आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में और चाणक्य के बारे में। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम आपको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड शेयर दिस वीडियोस। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो gsonly2020@gmail.com के आपका स्वागत है दोस्तों। ओके। सो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, आपने कोई स्टेट की पीएससी या केंद्र सेंट्रल की पीएससी को निकाला हुआ है और एसएससी को निकाला हुआ है, तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेल टू दिस ईमेल एड्रेस, आपको कंसिडर किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड स्टे इन टच।